हाँ जी। लाइव हो गया। नमस्कार भाई सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जल्दी से कमेंट में, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में आप सभी लोगों का। और मैं पहले ही बता दूं, जिस टाइप से आप लोगों ने कल क्लास में टाइम खराब करवाया था उस हिसाब से आज नहीं करवाओगे। मैं इस उम्मीद के साथ आज की क्लास को शुरू कर रहा हूँ। दूसरा, आप सभी लोगों को बता दूं, आज शाम को यूट्यूब सेशन जो होता है हमारा रात को 8 बजे, वो आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट मैं क्वेश्चन बना के ही हटा हूं, उसके बढ़िया क्वेश्चंस बना रखे हैं, आपको मजा आएगा। और आज 50वीं क्लास है, ठीक है? 50वीं क्लास है। आज की क्लास पूरे होने के बाद हमारे 2500 क्वेश्चंस का सेशन पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज के भंडारे में तो आपको शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि 50वीं क्लास है आज, ठीक है? तो आज रात को 8 बजे सारे लोग लाइव मिलोगे मुझे यूट्यूब सेशन पे, है ना? और आज का सेशन बहुत अच्छा हो इसीलिए मैंने आज खुद क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। आपको लगेगा कि हाँ, आज का जो सेट है वो औरों से अलग है। ओके, तो शाम को सारे लोग लाइव मिलो। हो सकता है आप लोग डेली ना आ पाते हो, बट शाम को जरूर मिलो। ओके, एनीवे, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। सेकंड फिनोमेना पे आ जाते हैं, जो किससे संबंधित है, जो है लेयर ऑफ अर्थ से रिलेटेड, है ना? तो आप इसमें हेडिंग डालोगे अकॉर्डिंग टू डेली। आप इसमें लिखोगे डेली के अनुसार। डेली के अनुसार, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डेली यानी कि डेली के अनुसार, ठीक है? इन्होंने कहा कि हम कुछ अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, है ना? इन्होंने कौन कौन सी लेयर बताई? इन्होंने जो लेयर बताई वो बताई लिथोस्फीयर। पहली लेयर बताई इन्होंने लिथोस्फीयर। इसको कहा गया स्थल मंडल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा गया एस्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। नेक्स्ट होगा बैरीमंडल, ठीक है? चलो, सोहित का कमेंट आ रहा है, बातें नहीं करते क्लास में। हाँ, अब देखो, होता ना, जैसे ही जंगल में थोड़ा सा चहल पहल देखी तो भेड़िए फिर निकल कर आना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो हम आतंक काटना शुरू कर देते हैं। जितना हमसे आता है, जितनी हम नीच हरकतें कर सकते हैं वो करना शुरू करें, है ना? क्लास को आते ही मैंने तुरंत 2 मिनट आपसे बात करके पढ़ाना शुरू किया। सोहित का कमेंट आ गया कि क्लास में बातें नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अपने टीचर को इस बात को समझाएं कि क्लास में क्या करते हैं, है ना? चलो, बहुत अच्छे। ये वही लोग हैं जो अपने फादर और मदर को भी शिक्षा देना शुरू कर देते हैं कि अबे तुमको क्या आता है। मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को, हम बताएंगे तुमको। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो 0 से 100 किलोमीटर तक का भाग होता है। अगर हम बात करेंगे एस्थेनोस्फीयर की, तो ये होता है 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का भाग, राइट? मेसोस्फीयर जो होता है ये होता है 100 किलोमीटर से लेकर के, ये होता है 2900 किलोमीटर तक का भाग।
और वहीं अगर मैं बात करूंगा 2900 किलोमीटर से लेकर के ये होता है 6371 किलोमीटर तक का भाग। राइट, बराबर है। चलिए जी, यूट्यूब चैनल का नाम है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन। क्यों भी तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि यूट्यूब चैनल कौन सा है? तो फिर क्लास क्या कर रहे होगे तुम इतने दिन से? देखो ध्यान से, लिथोस्फीयर वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। ये रहा लिथोस्फीयर। ठीक है, ये रहा लिथोस्फीयर वाला पॉइंट, है ना। इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, ये कौन सा भाग है? तो आपका आंसर होगा ये है सबसे ऊपरी भाग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट है लिथोस्फीयर में महाद्वीप और महासागर। दो तरीके से यहां पर क्रस्ट है, आपको साफ दिख रही है। तो जो महाद्वीप वाला भाग है इसमें चट्टान होती है ग्रेनाइट, और जो महासागर वाला भाग है यहां पर चट्टान होती है बेसाल्ट। बस इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर ये हो गया 100 किलोमीटर तक का भाग। फिर आ जाओ आप 400 किलोमीटर तक के भाग पर। 400 किलोमीटर तक के भाग की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इस वाले भाग में क्या होगा सर? यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहां पर टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है इस बात को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दुर्बलता मंडल में क्या होता है सर? यहाँ पे दुर्बलता मंडल में 1900 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग अबाउट टेम्परेचर होता है। इस वजह से यहां पर क्या होता है? आपका आंसर होगा इस वजह से यहां पर मैग्मा फाउंड। यहां पर क्या होता है? इस वजह से यहां पर मैग्मा पाया जाता है। इस वजह से यहां पर क्या होता है? मैग्मा पाया जाता है। और इसी वजह से यहां पर ताप, और इसी वजह से यहां पर दाब, इसी वजह से यहां पर ताप और दाब दोनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट होगा सर हमारा ये वाला। इसको क्या कहा जाएगा सर? इसे कहा जाता है मैजोस्फीयर या मध्यमंडल। इसको क्या कहा जाता है? मैजोस्फीयर या मध्यमंडल। बात बराबर है। इसको कहा जाता है मैजोस्फीयर, इसे कहा जाता है मध्यमंडल। ये कितने किलोमीटर तक होता है? तो आपका आंसर होगा 2900 किलोमीटर तक होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है 5155 किलोमीटर, और लास्ट वाला होता है 6371 किलोमीटर। आगे बात समझ में? अगर मैं बात करूंगा इस वाले भाग की, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो जो बैरीमंडल है इसे क्या, इसे केंद्र भी कहा जाता है, ऐसे लिख लो। इसे केंद्र भी कहा जाता है। बैरीमंडल को क्या कहा जाता है? केंद्र भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जो ये वाला भाग है इसको तो कहा जाएगा आउटर पार्ट, इसको कहा जाएगा बाह्य भाग, है ना। और जो ये वाला भाग है इसको कहा जाएगा इनर, इसको कहा जाएगा आंतरिक भाग। एक हो गया बाह्य भाग और एक हो गया आंतरिक भाग। क्लियर है?
अब ध्यान से समझना, जो ये बाह्य भाग है इसका टेम्परेचर होता है 4900 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां भी पाया जाता है मैग्मा। यहां पर क्या होता है? मैग्मा। और जो इनर पार्ट है यहां का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर क्या पाया जाता है? तो यहां पाया जाता है ठोस पदार्थ। यहां पर क्या पाया जाता है सर? ठोस पदार्थ पाया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? पूरा नोट कर दो। पूरा जल्दी से नोट कर दो, इसको हमने अलग अलग करके पढ़ लिया कि कौन सा भाग कैसे होगा, क्या होगा। ओके, चलो नोट कर दो इसको जल्दी से आप। मैजोस्फीयर वाला रह गया है। मैजोस्फीयर वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कठोर चट्टान मिलती है। यहां कठोर चट्टान पाई जाती है, ठीक है ना। मैजोस्फीयर वाले भाग में क्या होता है? कठोर चट्टान मिलती है, मैग्मा वगैरह कुछ नहीं मिलता, सॉलिड है। ठीक है। अब ये टोटल लेयर कितनी हुई? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और इन दोनों को चौथी माना जाता है ना। फिर इसको चौथी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इनर में और आउटर में। ये क्या हो रहा है? क्यों? कौन? हाँ हाँ। हाँ भाई, इसे क्या कहा जाता है? केंद्र भी कहा जाता है। यहां तक हो गया ये पूरा? सबसे सबसे नीचे मैग्मा पाया जाता है। कहां पे? यहां? यहां पे सबसे नीचे मैग्मा नहीं पाया जाएगा, यहां पे ठोस पदार्थ होगा। यहां ठोस पदार्थ होने का कारण यह है क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा, और जब टेम्परेचर ज्यादा तो यहां पे प्रेशर भी ज्यादा। अच्छा, ये दिखाने को कैसे होती क्लास है? देखिए, हाँ जी, हो गया नोट? रुक जा।
इनर कोर आउटर कोर तक हो गया ना क्लियर। अब आप एक बात बताओ, जब हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों के तीनों जो घटक होते हैं ये घटते हैं या बढ़ते हैं, पहले ये बताओ। ये तीनों घटक घटते हैं या बढ़ते हैं? हाँ जी। अरे हम सीधा सीधा यूं कह सकते हैं कि ये कहा नहीं जा सकता, ना तो ये कहा जा सकता कि घटते हैं, ना ये कहा जा सकता कि बढ़ते हैं। हम यूं कहेंगे इनमें सीधा सीधा वेरिएशन होता है। एक मिनट रुक जाओ। बहुत गलत टाइम पे आया है। नहीं बता दिया मैंने। बता के आना चाहिए था। 2 मिनट रुक जाओ। अब एक हेडिंग डालो आप। एक वर्ड है जिसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में इसी को कहा जाता है असंबद्धता। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? असंबद्धता। ठीक है, अब सही है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको असंबद्धता कहा जाता है। ओके। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि असंबद्धता जो होती है, असंबद्धता का मतलब क्या होता है? असंबद्धता की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये है क्या, एक आर्टिफिशियल लाइन है। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लाइन है। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल लाइन की, इसमें कुछ चेंज किया तूने? सॉरी भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आप लोगों के लिए। ये न्यू टॉपिक नहीं है उसी में। इस वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से ऊपर क्या है, यहां से ऊपर घनत्व तो अलग होगा, यहां से नीचे क्या होगा, नीचे घनत्व तो अलग होगा। तो आप देख रहे हो कि घनत्व में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। घनत्व में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इस परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है, आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ की जाती है। इसी आर्टिफिशियल लाइन को क्या कहा जाता है? दिस आर्टिफिशियल लाइन इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। इसी को क्या कहा जाता है? असंबद्धता कहा जाता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? इसी को क्या कहा जाता है? असंबद्धता कहा जाता है। तो ये है क्या? ये है एन इमेजिनरी लाइन। एन इमेजिनरी लाइन which indicate an imaginary line which indicate variation। डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? तो आपका आंसर होगा ये एक काल्पनिक रेखा होती है।
ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो क्या करती है? जो परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। जो क्या करती है? परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। बराबर है यहां तक? अब अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे ये है CMRGL। पहले नंबर पर है कोनराड, दूसरे नंबर पर है मोहो, तीसरे नंबर पर है रेपेटी, चौथे नंबर पर है गुटेनबर्ग, और लास्ट नंबर पर है लेहमैन। नाम लिख देता हूं मैं। कोनराड, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मोहो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रेपेटी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गुटेनबर्ग, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो लेहमैन। ठीक है, ये कुछ असंबद्धताएं हैं। कोनराड की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस किस को अलग करती है? तो ये है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। किस किस के बीच है ये? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। मोहो किसके बीच है? मोहो है लोअर क्रस्ट अपर मेंटल। ठीक है, रेपेटी किस किस के बीच है? तो आपका आंसर होगा ये है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। गुटेन वर्ग में क्या किया जाता है? लोअर मेंटल, अपर कोर। लास्ट वाले लेहमैन में क्या जाता है? अपर कोर, लोअर कोर। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में है। नोट कर दो इसको, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। नोट करो जल्दी से। जो जैसे लिखा है मैंने नोट कर लो। आधे चिल्लाते हो हिंदी में लिख दो, आधे चिल्लाते हो इंग्लिश में लिख दो। हद है यार। अपर मेंटल, अपर क्रस्ट, ये 20 बार समझा चुका हूं। अब इतनी भी अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर रहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना? किसी एग्जाम को देने जाओगे उसमें भी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? पता है दिक्कत क्या होती है? मैं ज्यादा, एक होता है ना एक ईगो पे ले जाना या ज्यादा ही सीरियस हो जाना बात को लेके। स्टूडेंट ने कहा कि अरे सर ऐसे नहीं ऐसे, मैं करूँ हाँ ठीक है अभी तुरंत करते हैं, जी हजूरी करना एक तरह से। फिर स्टूडेंट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है हर मोड़ पे। मैं कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करता, भाई चल ठीक है सर हिंदी में भी लिख दो, चल ठीक है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, A to Z एक एक वर्ड, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारी चीजें ऐसे चलनी चाहिए। नहीं तो सर हम ये समझ नहीं आएगा ये वो। कौन इतना दिमाग लगाता है? समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा नोट कर ले। सारे सब्जेक्ट में मुझे तो नहीं पता, आपका ऐसे ही होता है लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा हो? बताओ जरा एक बार, मुझे पता तो चले।
एक कह रहा है नोटबुक भरवा रहे हो, रख ले अपने बच्चों के लिए उठा के नोटबुक को, भरी जा रही है नोटबुक तो। नया चैप्टर हेडिंग डालो। नया चैप्टर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको हिंदी में कहा जाता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पहली बात, ये सिद्धांत दिया किसने था? वैगनर थे। ये सिद्धांत वैगनर ने दिया। क्या बताया मैं वैगनर ने इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत में वैगनर ने बताया था हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट टू ईच अदर, है ना। इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप थे, महाद्वीप एक दूसरे से इन्होंने बताया महाद्वीप एक दूसरे से कैसे अलग हुए। क्या मतलब है सर इस सेंटेंस का जो मैंने लिख रखा है? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में कभी न कभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जभी तो अलग हो रहे हैं। भाई पहले कभी जुड़े हुए होंगे, जभी तो अलग होंगे। डेफिनेटली यही है। शुरुआत में क्या था, बैगनर ने कहा कि कॉन्टिनेंट जितने भी हैं आज, मतलब 7 to 8 कॉन्टिनेंट जो हैं, वो सभी के सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे एक जगह। वो कॉन्टिनेंट टूटे और वो कॉन्टिनेंट टूटने के बाद में फिर क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। ये वाली बात किसने बोली? बैगनर ने। तो इसके ऊपर वैगनर ने अपनी पूरी एक बुक लिखी थी, और जो बुक इन्होंने लिखी उस बुक का नाम क्या था? जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा, बुक का नाम था हाउ बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इसका नाम था सर महाद्वीप, महाद्वीप और महासागरों की महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। बात क्लियर है? इन्होंने अपनी बुक लिखी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। उसमें ये वाली बात बताई कि शुरुआत में क्या था, सभी के सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑल कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंटेड इनटू अ सुपर कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा कि सभी महाद्वीप क्या थे? सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे। सभी महाद्वीप क्या थे? आपस में जुड़े थे। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, और इसे क्या कहा गया? इसे इन्होंने कहा पेंजिया। इन्हें इसे पेंजिया कहा गया। इसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। ओके।
शिवम, अबे उसको बोला कहां गया वो। इन्होंने कहा ये क्या था, तो आपका आंसर होगा पेंजिया। आगे इन्होंने कहा ये पेंजिया जो था पानी से घिरा हुआ था, इसको कहा गया पैंथालासा। इसको क्या कहा गया, पैंथालासा। बात क्लियर है। इन्होंने कहा दो ही जगह थी, एक पेंजिया और एक पैंथालासा। मैं इधर लिख देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंथालासा। पैंथालासा क्या था, ये एक वाटर बॉडी थी। किस नाम से, पैंथालासा नाम से। दो ही चीज थी। इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पैंथालासा पर फोर्स अप्लाई होंगे और पैंथालासा ब्रेक करेगा। पहले कमेंट करके ये बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जितने भी आज के महाद्वीप हैं, वो सब पूरा स्थल एक जगह जुड़ा हुआ था, वो पानी से घिरा हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से समझना। कितने, थ्री। थ्री फोर्सेस वर अप्लाइड ऑन पेंजिया। पेंजिया पर तीन बल लगे। कौन कौन से बल लगे पेंजिया पर, तीन। पहला जो फोर्स था उसका नाम था ग्रेविटेशनल। दूसरा जो फोर्स था, टाइडल फोर्स। दो मिनट रुको। ये कौन सा फोर्स था, वायंस फोर्स। तीन बल लगे पेंजिया पे। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको कहा जाएगा ज्वारीय बल। और इसको कहा जाएगा उत्प्लावन बल। ये तीन बल लागू हुए किस पर, पेंजिया पर। बात क्लियर है। तीन बल के लागू होने के पीछे कारण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है, सबको पता है सर, द्रव्यमान के कारण लागू होता है। हाँ या ना। ज्वारीय बल किसके कारण लागू होता है सर, सूर्य और चंद्रमा के कारण लागू होता है। उत्प्लावन बल किसके कारण लागू होगा सर, पानी के कारण, क्योंकि पेंजिया किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो इन्होंने कहा कि शुरुआत में जो पेंजिया सिंगल हुआ करता था, ये जो पेंजिया था, इस पर कितने बल लगे, तीन बल लगे ऐसे ही। और तीन बल लगने के कारण ये पेंजिया टूट गया। ठीक है, और जब ये पेंजिया टूटा,
तो ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं यहां पे पेंजिया में क्या हुआ सर, पेंजिया जो था ये पेंजिया ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर पेंजिया कैसा हो गया, पेंजिया जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद पेंजिया जो था कुछ ऐसा यूं हो गया, ओपनिंग हो गई पेंजिया की यूं, ठीक है, और बीच में यहां पानी भर गया। तो जो पेंजिया का नॉर्थ पार्ट था इसको तो कहा गया अंगारा लैंड, और जो पेंजिया का साउथ पार्ट था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो ओपनिंग थी इसमें पानी भर गया, और इस पानी भरे हुए क्षेत्र को कहा गया टेथिस सागर। इसको क्या कहा गया, टेथिस सागर। इन्होंने कहा कि अंगारा लैंड फिर से टूटा और 3 महाद्वीप बन गए, उत्तरी अमेरिका, और एक बना एशिया, है ना, और एक बना कौन सा, तो आंसर होगा यूरोप। इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड टूटा और इससे 4 महाद्वीप बने। कैसे क्या हुआ उसको कल की क्लास में डायग्राम बना के तब सीखेंगे, अभी आप बस इतना नोट कर लो। लास्ट वाला ये जो डायग्राम है इसको लेके परेशान मत होना, कल जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो यहीं से शुरुआत करेंगे, विद मैप पूरा आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। ओके, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है।